नमस्कार, साप्ताहिक समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। लेकिन सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे लोकसभा। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन राज्यसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल किया गया पेश। तीनों बिल कल लोकसभा से हो गए थे पास। राज्यसभा में आज टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 हुआ पास। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को 15 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने कहा कि हमें कुछ अहम सबूत मिले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्रतिष्ठा समारोह के लिए दिया न्योता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भेजा निमंत्रण। चौबीस भाषाओं में दिए जाने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की हुई घोषणा। 9 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन को दिया जाएगा ये पुरस्कार। भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह। पिछली बॉडी में संजय सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान अनीता श्योराट को हराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर मंदिर निर्माण प्रगति और अयोध्या के विकास कार्यों का लिया जायजा। मायावती ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि बसपा इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इस मुद्दे पर बयानबाजी करने वालों को आड़े हाथों लिया। विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति के प्रति व्यवहार को सीएम योगी ने अशोभनीय, असंसदीय और अक्षम्य आचरण दिया करार। विपक्ष के व्यवहार की सीएम योगी ने की निंदा। ज्ञानवापी मामले में एसआई सर्वे को लेकर आज फैसला नहीं आया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2024 को होगी। मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति की वजह से जिला जज ने ये फैसला लिया है। लखनऊ के अकबरपुर में कुकरैल रिवरफ्रंट के दायरे में आने वाली अवैध बस्ती और बाजार पर चला बुलडोजर। कारोबारी और परिवारों को 5 दिन के अंदर दुकान और मकान खाली करने का आदेश दिया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग है तैयार। घबराए नहीं, नया वेरिएंट है काबू में। देश में राम भक्तों को ज्यादा से ज्यादा रामलला के दर्शन कराने के लिए भारतीय रेलवे 1000 विशेष ट्रेन चलाएगा। 19 जनवरी से अयोध्या के लिए ट्रेनें रवाना होंगी और 100 दिनों तक संचालन जारी रखेगा। अयोध्या के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए मार्गों पर निर्देश पट्टिकाएं लगाए जाने के दिए गए निर्देश। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में लगाई जाएंगी पट्टिकाएं। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रिटेल स्टोर्स पर यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन में 1 साल में हुई 118% की बढ़ोतरी। वहीं इसके ट्रांजैक्शन के अमाउंट में 106% की हुई बढ़ोतरी। चावल की भारी डिमांड के कारण चावल के दाम 15 साल के उच्च स्तरों पर जा पहुंचा है और अल नीनो के असर के चलते चावल की सप्लाई बाधित हुई है। एशियाई और अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में चावल की महंगाई ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ प्रदान किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज लखनऊ के गोमती नगर में संपन्न हुई। इस अवसर पर लोगों को शपथ दिलाई गई। उपस्थित लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के नए के प्लस ग्रेड मिला है। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय विगत वर्षों में शैक्षिक उन्नयन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। काशी तमिल संगमम के क्या हुए यात्रियों का काशी में जबरदस्त स्वागत। तमिल से आए हुए दल ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी मारी और उनका पूजन भी किया।
तो चलिए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। लोकसभा की कार्रवाई आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र में 14 बैठकें की गई, 18 बिल पर चर्चा की गई, 61 घंटे 50 मिनट काम किया गया, उत्पादकता 74% रही है। सत्र के दौरान कुल 55 तारांकित प्रश्न पूछे गए। सत्र के दौरान नियम 377 के अधीन कुल 265 मामले उठाए गए। शून्यकाल के दौरान कुल 182 मामले उठाए गए। सत्र के दौरान लोकसभा विभागों से संबद्ध स्थायी समिति के 35 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। इस सत्र के दौरान निर्देश 73 के अधीन सभा में 33 वक्तव्य दिए गए। इसके अतिरिक्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी एक वक्तव्य दिया गया। सत्र के दौरान प्रश्नों में शुद्धि करने वाले 2 वक्तव्य सदन की पटल पर रखे गए। सत्र के दौरान कुल 1930 पत्रों को सदन पर सभा पटल पर रखा गया। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 74% रही। दूरसंचार विधेयक 2023 सभा से पारित हो गया और इससे पहले इस विधेयक को लोकसभा पारित कर चुकी। विधेयक को दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन करेगा। दूरसंचार बिल 2023 दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों को रेगुलेट करने का प्रयास करता है। ये भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स गैर कानूनी कब्जा एक्ट 1950 को निरस्त करता है। ये भारतीय दूरसंचार रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 1997 में भी संशोधन करता है। दूरसंचार बिल 2023 सरकार किसी भी सार्वजनिक आपातकालीन या सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी अनधिकृत दूरसंचार नेटवर्क या उपकरण रखने के लिए और मानक निर्दिष्ट करने की जो शक्तियां हैं जो वो केंद्र सरकार दूरसंचार उपकरण और राइट टू वे सुविधा प्रदाता दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान कर सकती है, जिसमें विज्ञापन जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति और डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स का प्रावधान है। यह बिल ट्राई एक्ट में संशोधन करता है, जिसमें कम से कम 30 वर्ष के पेशेवर अनुभव वाला व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में काम कर पाए और कम से कम 25 वर्ष के पेशेवर अनुभव वाले व्यक्ति सदस्य के रूप में काम कर पाए। और अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाने लगा है। गुरुवार को अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। साथ उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों की जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से ली। में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इस मामले में सांसद लल्लू सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर को जो उनकी प्रस्तावित डेट है आने की, उस तारीख को यहाँ पर आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण भी करेंगे, एक जनसभा भी करने वाले हैं और अयोध्या रेलवे स्टेशन पर आकर के यहाँ से एक नई ट्रेन दिल्ली के लिए देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के अयोध्या दुनिया का सुंदरतम नगर बने, अयोध्या फिर से अपने पुरातन अस्तित्व को प्राप्त कर सके, यह माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, वह निरंतर उनके योजनाओं को और प्रदेश सरकार की योजनाओं को तेजी के साथ धरती पर उतारने का काम कर रहे हैं। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन में बसपा शामिल नहीं हो रही, दूसरे दलों को भी टिप्पणी से बचना चाहिए। पता नहीं कब किस दल को किससे जरूरत पड़ जाए। सपा के साथ किए गए गठबंधन का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष की है। उपराष्ट्रपति की नकल करने वाले वीडियो को उन्होंने दुखद बताया। संसद की सुरक्षा में हुए सेंधमारी का भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन पर किसी को ऐतराज नहीं, बसपा धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी धर्मों का आदर करती है।
संसद के वर्तमान सत्र के दौरान दोनों सदनों के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार व विपक्ष के लिए भी कोई गुड वर्क व अच्छा कीर्तिमान नहीं है। इसके लिए कसूरवार कोई भी हो, किंतु संसदीय इतिहास के लिए ये घटना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। और इसी दौरान माननीय राज्यसभा सभापति का संसद परिसर में निलंबित सांसदों द्वारा मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित व अशोभनीय है। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काय को बोलता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ प्रदान किया है। गांव में रहने वाले परंपरागत रूप से काम करने वाले लोगों को योजना से लाभान्वित किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना से दस्तकारों का जीवन आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया था और उस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के शिल्पकारों को, दस्तकारों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके। इस हेतु ये योजना का लॉन्च किया गया था। हमारे पारंपरिक कौशल को बनाए रखने के लिए, अपने दस्तकारों के, हाथ के दस्तकारों के संरक्षण के लिए, शिल्पकारों के लिए और इनके घरों में पीढ़ियों से काम करने वाले लोग हुनर और दस्तकारी से निखारकर देश को एक बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में काम करेंगे। और वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण जिला जज की अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख तय की गई है। 3 जनवरी को वादी और प्रतिवादी पक्ष जिला जज की अदालत में रहकर अपना अपना पक्ष रखेंगे। पौने 3 बजे आए न्यायालय में उनके अधिवक्ता और जज साहब ने जब पूछवाया कि क्या दोनों पक्ष सहमत है तो मैं बैठ जाओ और सुन लो, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया और 3 जनवरी डेट लग गई। और आज लखनऊ के युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल के महादेशालय परिसर में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि युवाओं के शारीरिक मानसिक विकास के लिए युवा कल्याण विभाग काम करता रहा है। इसी क्रम में युवाओं को खेल संस्कृति और संस्कार से जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये जिला मंडल के बाद मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग भी किया। निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है और हमारा जो युवा कल्याण विभाग है, इसको आज जो है राज्य युवा उत्सव 2023-24 का आयोजन हुआ है। जो हमारे युवा हैं उनके शारीरिक मानसिक विकास के लिए हमारा युवा कल्याण विभाग निरंतर रूप से काम करता रहता है
और इसमें जो हमारी लोकगीत है, संगीत है, नृत्य है, जो हमारी संस्कृति है, उन सबको विरासत में जो मिली वो कैसे आगे बढ़ सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। उसी के अवसर पर आज ये कार्यक्रम आयोजित है। ये पहले मंडलों में हुआ, फिर जिलों में हुआ, फिर कमिश्नरी स्तर पर हुआ, तो आज स्टेट स्तर का, राज्य स्तर का हो रहा। इसमें जो हमारे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं जो लोग, अनेक प्रकार की विधाएं उसमें जो है विजयी होंगे, उन सबको मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामना है, बधाई है। और आइए अब नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज लखनऊ के गोमती नगर में संपन्न हुई। इस अवसर पर लोगों को शपथ दिलाई गई। उपस्थित लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। पात्र लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया गया। कई विभागों के स्टॉलों पर जाकर लोगों ने नवीनतम जानकारी भी प्राप्त की। मुझे प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है और राशन भी मिल रहा है प्रधानमंत्री कार्यक्रम के द्वारा। सर मुझे आवास का भी लाभ मिला है, आयुष्मान कार्ड भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है सर। हाँ, ये सब सुविधा मुझे मिला है सर। और प्रदेश सरकार के कैबिनेट फैसले से एनसीआई ने अपना फ्लैट पाने के लिए संघर्ष कर रहे बायर्स के चेहरे पर खुशी दिख रही है। प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को छूट मिलने से लोगों को फ्लैट मिलने की संभावनाएं दिखने लगी है। पहले चरण में फ्लैट के निर्माण और कब्जे के अलावा रजिस्ट्री की जाएगी, पर इसका बिल्डरों को भुगतान करना होगा। वहीं दूसरी चरण में 1 लाख से अधिक फ्लैट बायर्स को चरणबद्ध तरीके से राहत मिलेगी। कई मामले न्यायालय में फंसे हुए हैं। कोविड काल के सरकार की ओर से 0 पीरियड घोषित किया गया है। इसमें बिल्डरों को ब्याज में छूट मिलेगी। 25% धनराशि बिल्डरों को जमा करनी पड़ेगी। इस आदेश के बाद अधूरी पड़ी परियोजनाएं पूरी होंगी, जिसका फायदा फ्लैट खरीदने वाले लोगों को मिलेगा। सर आपको जैसा कि अभी यूपी कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है, जिसमें सालों से जो लंबित रजिस्ट्री थी उसके ऊपर अप्रूवल दिया गया है। इसके लिए हम लोग लगभग 53 हफ्ता से लगातार संघर्ष कर रहे थे और केंद्र सरकार ने अमिताभ कांत की कमेटी भी बनाई थी, तो उसकी कुछ रिकमेंडेशन थी जिसे हमारे जो संस्था है नफुआ उसके मेंबर ने उसमें जाके अपना सलाह दिया था। तो अभी आ तो गई है सर, बट डिटेल हमारे पास आया नहीं है, परंतु जो भी है वो हम लोग उसका स्वागत करते हैं कि भाई कम से कम जो 12-13 साल से घर मिलने के बाद भी अभी तक हमारा मालिकाना हक नहीं हमें मिला था, और रजिस्ट्री हो जाएगी तो कम से कम मालिकाना हक मिलने की एक प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। यूपी सरकार को खासतौर से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह का रजिस्ट्री लोगों के लिए सुलभ कराई है। जी, कैबिनेट का जो फैसला आया है वो अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट को अडॉप्ट करने का आया है। उसमें न सिर्फ रजिस्ट्री बल्कि जो लेगेसी प्रोजेक्ट है जो बन नहीं रहे हैं, अधूरे हैं या जहाँ पे काम बिल्कुल बंद पड़ा है, उनके लिए भी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और कासगंज में जिला प्रबोधन विभाग द्वारा सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और वह रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। कासगंज की जिला प्रबोधन अधिकारी कोमल पवार ने बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित महिला पेंशन, सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना, तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं। लाभार्थियों के लिए एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया है, जिसमें महिला उत्पीड़न रोकथाम से संबंधित विचार विमर्श किया गया है। महिलाएं योजनाओं का लाभ लेकर खुश हैं। मेरी मैं इस गुजर कर रही हूँ और सरकार के लिए धन्यवाद। मेरे पति 2016 में एक्सीडेंट से ख़त्म हो गए थे। मुझे निराश्रित योजना का लाभ मालूम पड़ा, मैंने फॉर्म डाला, मेरी पेंशन आज भी आ रही है, बन गई है, और इसलिए मैं अपने मोदी जी, योगी जी को धन्यवाद कहती हूँ। जी बताइए प्लीज योजनाओं के विषय में। नमस्कार। जिला प्रोबेशन कार्यालय में सरकार की मंशा अनुसार मुख्यतः 4 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
जिसमें से पहली योजना है निराश्रित महिला पेंशन योजना, जिसको हम लोग विधवा पेंशन योजना के नाम से भी आम जनमानस में जाना जाता है। इसमें पति की मृत्यु के उपरांत 1000 रुपए प्रति माह निराश्रित महिला को दिए जाते हैं। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में ऐसे बच्चियों को सरकार के माध्यम से 15,000 रुपए 6 चरणों में दिए जाते हैं, जिसमें परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हो और उसमें जितनी भी बच्चियां होंगी उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री आइसना और मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलिल कुमार मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बड़ी संख्या में महिलाओं को मिली नौकरी, उज्ज्वला गैस कनेक्शन से लाभान्वित करने पर सराहना की है। उन्होंने कहा कि इसके कारण महिलाओं को संबल मिला है और वह आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं। नारी सुरक्षा पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर को NAC A+ ग्रेड मिला है। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय विगत वर्षों में शैक्षिक उन्नयन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी उपलब्धियों से प्रदेश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ उन विद्यार्थियों को होगा जो आर्थिक कारणों से बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं। वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय जौनपुर की स्थापना 1957 में हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में तुलनीय योगदान दिया है। पढ़ाई के साथ ही सतह सामाजिक कार्यों और खेल में भी विश्वविद्यालय का नाम प्रदेश में अग्रिम पंक्ति में आता है। श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की प्रेरणा से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय को NAC मूल्यांकन में A+ ग्रेड की प्राप्ति हुई है। यह विश्वविद्यालय परिवार के अथक परिश्रम का फल है और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देती हूँ और ये कामना करती हूँ कि पूर्वांचल का यह विश्वविद्यालय आगे भी भविष्य में इसी तरह प्रगति करता रहेगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय को NAC A+ ग्रेड मिला है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, चाहे वो प्राध्यापक हों, चाहे शिक्षणेतर कर्मचारी हों और चाहे हमारे स्टेक होल्डर्स विद्यार्थी अभिभावकगण हों, उनके लिए बड़ी गौरव की बात है। और ये ग्रेड मिल जाने के बाद सभी को रिसर्च की सुविधा और अन्य सुविधाएं बड़ी आसानी से प्राप्त होंगी। तो इन खबरों के साथ अभी बस इतना ही। नमस्कार।